गाइस, आज है वीडियो नंबर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ क्लास 12। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के एक पार्ट को। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा और ये पता चला कि प्री ब्रिटिश रूल के समय हम लोग कितने डिपेंडेंट थे, मतलब टोटली डिपेंडेंट मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट थे, बट ओवरऑल एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हमारा था। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स की नजर हमारे इकोनॉमी पे पड़ी, हम लोगों के अलग अलग सेक्टर में बंटाधार देखने को मिलते गए। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया और समझे कि क्या हाल था। ठीक उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखना है कि क्या पोजीशन था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। क्लियर है? तो देखो, लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। इसका मतलब क्या है? देखो, हम लोगों के एग्रीकल्चर सेक्टर को तो उन्होंने खराब किया। पहले बहुत अच्छा था, ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश रूल बहुत अच्छा था, हम लोग टोटली इंडिपेंडेंट थे, ये तो पता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा। अब क्या हुआ, कुछ जो आर्टिसंस थे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग करते थे, मतलब मेनली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हम लोगों के जो कुशल और निपुण बोले तो बहुत अच्छा जो आर्टिशंस थे वो इतने माहिर थे कि उनका नाम, मतलब हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस था। बट ये उनके आंखों से देखा नहीं गया, ब्रिटिशर्स के आंखों से, मतलब उनके अंदर वो चुल मची और उसको भी बर्बाद करने के चक्कर में वो भिड़ गए। तो क्या हुआ, देखो, सबसे पहला पॉइंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यह होता है कि एक तरफ से जो इंडस्ट्री लगा हुआ था उसको भी हटा दिया जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसमें सबसे पहला इंपैक्ट क्या पड़ा? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हम लोग जिस चीज में माहिर थे उसी को उन्होंने खराब करने की कोशिश की और एक हद तक खराब भी कर दिया, तो वो हम लोगों ने सीखना है अभी। देखो, British government systematically destroyed Indian handicraft industry to satisfy two motives। बड़ा दिमाग से वो काम कर रहे थे और उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए हर हाल से वो कोशिशें लगा दी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म किया जाए। देखो, सबसे पहला मोटिव क्या था? टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स एंड टू बी यूज्ड बाय मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। डबल एज वेपन का नाम सुने हो? एक स्वॉर्ड जो होते हैं, एक तलवार होते हैं, वो उनका दोनों साइड अगर धार कर दिया जाए तो किसी भी तरीके से काटो कटेगा तुम्हारा बॉडी ही कटेगा। तो अल्टीमेटली ये एक डबल एज वेपन का काम कर रही थी। सबसे पहले इंडिया से जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, इसका मतलब था कि इंडस्ट्री को हटाना। जब इंडस्ट्री को हटाया जाएगा तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है, वो अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाना है उसको तो इंडस्ट्री में लेकर के आना पड़ेगा। अब इंडस्ट्री ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? हमें वो बेचना पड़ेगा। तो वही एक फोल्ड एस्पेक्ट था। सबसे पहला एस्पेक्ट था कि इंडिया को एस फीडर इकोनॉमी यहाँ के रॉ मटेरियल को लेकर के जाना है, इसीलिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया कि वहां पे कोई इंडस्ट्री में यूज होगा नहीं तो हम लोग लेकर के ब्रिटिश चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ, यहां से रॉ मटेरियल लेकर के गया और वहां पे जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वहां पे हमारा रॉ मटेरियल यूज होता था और फिर वहां से प्रोडक्ट बन के इंडिया में इन रिटर्न वापस आता था। दूसरा क्या था? दूसरा था टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वहां से जो प्रोडक्ट बन करके आ रहे थे वो क्या हुआ, वो इंडिया में हायर रेट में बिक्री हो रहे थे। रीजन भी यही था, यहां से प्रोडक्ट लेकर के जाओगे, वहां से अगर ज्यादा दाम का भी सामान अगर यहाँ पे अगर बेचोगे तो थोड़ी ना, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो डिमांड है, यहाँ पे तो डिमांड था उस चीज का, तो क्या होता था? तो ये डबल एज वेपन का काम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो पर्पस थे मेनली। ठीक है, अल्टीमेटली ब्रिटिश इकोनॉमी को ही मजबूत करना उनका मेन मोटिव था। नेक्स्ट क्या समझना है? नेक्स्ट समझना ये जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को किस तरीके से डिक्लाइन किया गया, उसका रीजन क्या था। देखो, रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, द मेन रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियाज रिनाउंडेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज, सबसे मेन रीजन यही था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सीबीएसई पूछती है कि रीजन क्या था हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने में, तुम्हारा सबसे फर्स्ट आंसर होगा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी का मतलब है ये जो हमारा टैरिफ पॉलिसी था, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी था, उसमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिल गया।
सबसे पहला क्या था, देखो, फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा था और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। यहां से जो प्रोडक्ट बन करके मतलब जो रॉ मटेरियल जा रही थी उसका ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। देन वहां से कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर बन करके आए तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होगा। मतलब वहां जिस रेट में ब्रिटिश में जिस रेट में सामान बिक्री होगा वो इंडिया में भी उसी रेट में बिक्री होगा। क्लियर है। दूसरा क्या था, हेवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इसका मतलब है अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट कोई इंडस्ट्री है अभी भी, मतलब उस समय, तो अगर बेचना चाहती है तो क्या होगा, उसका रेट हाई कर दिया जाएगा। जैसे कोई भी अगर मान लो कोई प्रोडक्ट मान लो 1,000 रुपए का है, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट रेट 2 गुना 3 गुना कर दिया जाएगा। मतलब 1,000 का प्रोडक्ट आपको 3,000 4,000 रुपए में एक्सपोर्ट करना होगा। तो बाकी बाहर के देश जो उसे इंपोर्ट करेंगे वो तो खरीदेंगे नहीं क्योंकि इतना दाम बढ़ जा रहा था। तो अल्टीमेटली यहां से जो सामान जा रहा था, देखो पहला वाला रीजन, यहां से सामान जो जाना रॉ मटेरियल उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। वहां से कोई सामान आ रहा था तो कोई टैक्स नहीं लग रहा था। इससे क्या हो रहा था, यहां से सामान फ्री में चला गया, वहां से सामान फ्री में आ गया, दोनों रास्ता खुल गया। अल्टीमेटली डेवलपमेंट किसका हुआ, ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटिशर्स का हुआ। क्लियर है। और दूसरे वाले से भी पता चल गया कि यहाँ के अगर कोई प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो अगर मार्केट में बाहर बेचने जाए तो उसका रेट 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो अल्टीमेटली डबल एज वेपन, अल्टीमेटली हमारा हाल एकदम खस्ता हो गया था इसी टैरिफ पॉलिसी के चलते। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये क्या है, हैंडीक्राफ्ट सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में देख लिया, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब उसके कुछ इंपैक्ट पड़ेंगे क्योंकि हमारा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, तो एक एडवर्स इंपैक्ट ही तो है। तो सबसे पहला क्या इफेक्ट पड़ा, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल। देखो अब क्या हुआ, हमारे जो आर्टिसंस थे वो तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे, अब वहां से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने चला दिया। मतलब वहां पे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। अब वो अपनी रोजी रोटी के लिए आर्टिसंस क्या करेंगे, वो खुद को शिफ्ट करेंगे ना एग्रीकल्चर में। अब वो खुद भी न चाहते हुए भी अपने आप को एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट कर रहे थे। तो ये देखने को मिल गया कि ह्यूज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्या है, हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हमारे में इंडस्ट्री की कमी देखने को मिली। अब क्या हो, उसके कंपैरिजन में हम लोग हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री होते थे वो उसके कंपैरिजन में अगर तुम बात करो मॉडर्न इंडस्ट्री की, तो वो लोग कैपिटल इक्विपमेंट से सारे प्रोडक्ट्स तैयार करते थे। तो उसके इंडियन कंपैरिजन में अगर करोगे तो उनका जो फिनिश प्रोडक्ट था वो कम प्राइस में मिलता था। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा एक इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी एक एडवर्सली इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी को दे करके गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये भी जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग कभी नहीं चाहते थे, वो लोग हमेशा यही चाहते थे कि जो इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन पीपल जो है ना, वो हमेशा ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट रहे, वो उसी से सारा गुड्स खरीदे, सारा कैपिटल गुड्स बोलो, फिनिश प्रोडक्ट्स बोलो, सब कुछ। तो उतना वो ध्यान नहीं देते थे कैपिटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में। समझ रहे हो ना। तो देखो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एंड ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन। इसका मतलब यही हुआ कि वो लोग कुछ नहीं देखते थे, कोई मतलब नहीं था। ठीक है, वो टोटली अपना देखते थे। वो जितना पैसा अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बढ़ाने में अगर इंडियन इकोनॉमी में लगाते, उससे ज्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने में पैसा लगाते, क्योंकि अल्टीमेटली वो ट्रांसपोर्ट को अगर ज्यादा बढ़ावा देते तो उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो अच्छा हो जाता। तो वो पूरा पैसा कैपिटल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को मेंटेन करने में लगा रहे थे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों हमारा डिक्लाइन स्टेज में था, तो हमारा जीडीपी भी वेरी नॉमिनल रेट पे काम चढ़ रही थी। क्लियर है। तो यही बोला गया है, रिमेन्ड वेरी स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग।
क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने बात किया, वो लोग कभी भी कैपिटल इंडस्ट्री पे पैसा नहीं लगा रहे थे, वो लोग मेनली रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, ये सब में पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उससे उनका बिजनेस अच्छा होता। तो इस तरीके से हमारा एडवर्स इफेक्ट इंडस्ट्री सेक्टर में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल होता गया। फाइनली उन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हमें ये पता चल गया कि हम लोग बैकवर्ड कंडीशन में ही थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। क्लियर है? बट कुछ हो उसके बाद देखने को मिले एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आजादी के समय आने लगा हमारा, तब मॉडर्न इंडस्ट्री, मतलब जब प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्री बिजनेस में आने लगे, तो हमारा कुछ ग्रोथ स्टार्ट होने लगा। उसमें क्या क्या थे देखो। इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्टेड टू कम अप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में वो मॉडर्न इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के बिहाफ में आने लगे इंडियन इकोनॉमी में। फिर क्या हुआ देखो, कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट मिल्स वेयर इस्टेब्लिश, दिखने को मिले। कॉटन टेक्सटाइल आए, जूट मिल्स आए, जो अभी भी हमारे कोलकाता वेस्टर्न घाट साइड देखने को मिलती हैं, गुजरात महाराष्ट्र साइड देखने को मिलती हैं। देन द मेजर breakthrough was setting up of TISCO in the year 1907 in जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो 1907 में स्टैब्लिश हुआ, मेनली आयरन स्टील कंपनी थी। यहां से ब्रेक थ्रू देखने को मिल गए, जो अभी भी जमशेदपुर में है। कितने रिनाउंडेड है वो तुम लोग भी जानते हो। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एटसेट्रा आल्सो कम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में एक ब्रेक थ्रू लेकर के आए कि अब हमें कुछ होप दिखने लगे इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ करने की। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के टॉपिक को भी हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सेक्टर्स को लेकर के बात करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे विथ मी। थैंक यू।